फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे कोलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको बहुत-बहुत जुमा मुबारक हो। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है सबसे पहले वो जो रेड बटन होता है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको क्लिक कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर पोस्ट जो है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है। हम 2 दिन पहले मैंने एक टीज़र डाला था जिसमें मैंने एक बहुत ही टाबू वाला टॉपिक, यानी कि मेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फीमेल इम्पोर्टेंट है, कि जो है फीमेल बच्चियों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो मेल बच्चों को दी जाती है। तो उस चीज़ को जो है माइंड में रखते हुए एक पास्ट में थोड़ा सा जाते हैं, ज़्यादा पास्ट में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे 50-60 साल पहले, कि उस वक़्त गाँव हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। और होता ये था कि जब बेटी पैदा होती थी तो उसको फ़ौरन दफ़ना दिया जाता था, ज़िंदा दफ़ना दिया जाता था। बर्बरियत की ये मिसाल थी। और जब बेटा पैदा होता था तो पूरे गाँव में मिठाई बाँटी जाती थी कि हमारा जो है वंश या हमारी नस्ल बढ़ाएगा ये बच्चा। तो एक कॉमन सेंस की कमी थी शायद उनमें बहुत ज़्यादा, कि जब आप लड़कियों को ही दफ़नाए जा रहे हो, दफ़नाए जा रहे हो, दफ़नाए जा रहे हो, बेटे पैदा किए जा रहे हो, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो है जो नस्ल है वो आपकी बढ़ेगी। तो हाँ, आई डोंट नो उनका क्या कॉन्सेप्ट था कि बेटे की बेटे से शादी कर देंगे तो नस्ल बढ़ जाएगी। भाई बेटी भी तो होनी चाहिए ना उसके लिए, दुल्हन भी तो ढूँढनी है उसके लिए। तो ये उस आज से 50-60 साल पहले ये चीज़ थी। और अनफॉर्च्यूनेटली अभी भी इंडिया में, पाकिस्तान में कुछ गांव ऐसे हैं जो जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। वहां पर अभी भी इस चीज़ को एक सॉरी, अभी भी इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा रहा है कि बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता है। और अब हम इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें गलती औरत की होती है या मर्द की होती है। कि यहाँ पर बहुत दफ़ा इस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई इसकी तो बेटियां ही होती जा रही हैं, बेटियां ही होती जा रही हैं, भाई डाइवोर्स करवा दो, नई लड़की ढूंढो, उससे शादी करो, बेटा हो जाएगा। तो बड़ी आपा बुआ किस्म की औरतें जो होती हैं, फप्फे कुटनी किस्म की, वो इस तरह की आग लगाती हैं कि भाई आप तो लड़की ऐसी लेके आए हो जो बस बेटियां पैदा की जा रही है, बेटा तो हो नहीं रहा। तो इसको तलाक दिलवाओ और जो है दूसरी बहू लेके आओ, उससे बेटा हो जाएगा। और कुछ केसेस के अंदर ऐसा हो भी जाता है, बहुत माइनर केसेस के अंदर कि बेटा हो जाता है। उस पे भी हम आएँगे कि वो बेटा क्यों होता है। सबसे पहले तो औलाद जो है वो अल्लाह ताला की देन है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बेटी को जो है अल्लाह ताला ने रहमत के तौर पे पैदा किया है, ठीक है? और अ, किसी सहाबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछा था कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से खुश होता है तो वो उसको क्या देता है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो उसको बेटी बेटी से नवाज़ता है। तो फिर उन्होंने कहा, सहाबा ने दोबारा सवाल किया कि अगर उससे भी ज़्यादा खुश हो फिर? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको 2 बेटियों से नवाज़ता है। तो जब इस्लाम में बेटी की इतनी ज़्यादा अहमियत है, तो हम शायद जो है इस्लाम जो एजुकेशनल पीरियड था लोगों के लिए, हम उस एजुकेशनल पीरियड से आगे आके रिवर्स गियर में चल रहे हैं। स्टोन एज की तरफ पहुंच जाएंगे बहुत जल्द हम, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो जो है बेटी की इतनी अहमियत बताई गई और अब बेटियों को कुछ नहीं समझा जाता। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं इस चीज़ को कि हमने बायोलॉजी मोस्टली आप सबने पढ़ी होगी। बायोलॉजी में हम पढ़ते थे कि जो है ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं।
यानी 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के होते हैं, ठीक है? जिसमें फीमेल्स के अंदर 23 पेयर्स जो होते हैं, वो डबल एक्स के होते हैं डिप्लॉयड, सब एक्स होते हैं फीमेल्स के अंदर। जबकि मेल के अंदर जो है 22 पेयर्स जो हैं वो डबल एक्स के होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और एक जो पेयर होता है वो है एक्स वाई का, ठीक है? तो एक्स वाई का पेयर जो होता है, इसी तरह फीमेल के अंदर जो 22 डबल एक्स पेयर्स होते हैं, उनको हम वेजिटेटिव या सोमैटिक पेयर्स कहते हैं, और एक जो डबल एक्स पेयर होता है, हम उसको सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर कहते हैं। इसी तरह मेल्स के अंदर जो 22 पेयर्स जो हैं क्रोमोसोम्स के, हम उसको जो है वेजिटेटिव या सोमैटिक पेयर कहते हैं। और उसके अलावा जो एक पेयर बचता है हमारे पास एक्स वाई का पेयर जब बचता है हमारे पास, हम उसको सेक्स क्रोमोसोम का पेयर कहते हैं। अब बात ये आ जाती है कि यहाँ से आपको इतना तो आइडिया हो गया कि एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल में होते हैं, और सारे डबल एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है? शादी हो गई, और अब क्या हुआ कि भाई अ, एक फीमेल के अंदर जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन कहते हैं माहवारी के दौरान जब बैज़ा जो है वो बच्चेदानी में पहुंचता है, ठीक है? तो उस पीरियड में वो हैप्लॉइड हो चुका होता है, यानी वो दो एक्स क्रोमोसोम्स जो थे डिप्लॉइड जो थे, वो हैप्लॉइड हो चुका होता है, और वो सिंगल एक्स क्रोमोसोम वाला जो एग होता है, वो जो है यूट्रस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में पहुंच जाता है। जबकि मेल्स के स्पर्म्स जब एंटर होते हैं, वो भी सब हैप्लॉइड हो चुके होते हैं, यानी वो भी सिंगल सिंगल हो चुके होते हैं, वो डिप्लॉयड नहीं रहते। लेकिन उन हैप्लॉइड के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स भी होते हैं और वाई क्रोमोसोम्स भी होते हैं। अब फिर आप लोगों ने मजाक में भी ये सोचा होगा कि भाई क्रोमोसोम्स की रेस स्पर्म्स की रेस लगती है ओवम की तरफ कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा। तो सपोज के मेल का एक्स स्पर्म जो है वो फीमेल के एग तक पहुंच गया जो ऑलरेडी एक्स है, तो जो मिक्सचर बना, दो एक्स का बना। तो दो एक्स का जो मिक्सचर बना है यहाँ पर, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि जो फ्यूचर बेबी ग्रो करेगा वो होगी फीमेल, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल्स में होते हैं। अब इन केस अगर वाई क्रोमोसोम जो है वो किसी तरह पहुंच गया तेजी से, और उसने एग को जाके फर्टिलाइज कर दिया, तो एग से एक्स क्रोमोसोम आया, मेल से के स्पर्म से वाई क्रोमोसोम आया, तो वो चीज़ जो है वो फिर जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा होगा वूम के अंदर, वो मेल फॉर्म में होगा, ठीक है? और ये साइंस, दिस इज नॉट जस्ट हार्ड एंड फास्ट रूल। अल्लाह ताला कहते हैं कुन फयकुन, कि मैं तो पल में जो है बाजी बदल देता हूँ। तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक स्टडी है, और कुछ हद तक ऑथेंटिक स्टडी है, ठीक है? अब होता क्या है कि अ, जब कुछ मेल्स के अंदर जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो, सॉरी, कुछ मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो थोड़े से स्लगिश होते हैं। अगर आप सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट देखें, तो उसमें स्लगिश क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मोस्टली जो अफेक्टेड होते हैं वो वाई वाले होते हैं। अब उसमें ये होता है कि वो एक्स पहुंच जाता है फीमेल के ओवम तक, तो मोस्टली गर्ल्स होती हैं। तो अब इसमें आप खुद सोचें इस बात को कि स्लगिश स्पर्म जो है वो फीमेल से आ रहा है या मेल से आ रहा है। वो स्लगिश स्पर्म मेल से आ रहा है, दैट मीन्स कि उस पूरी जो जो न्यू ग्रोथ हो रही है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, उसका जिम्मेदार मेल है, फीमेल नहीं। फीमेल के पास तो है ही एक एक्स, सब उसके पास तो वेरिएशन है ही नहीं, ठीक है? तो मेल के पास एक वेरिएशन है कि जब वाई ने फर्टिलाइज कर दिया, तो वो ग्रो करके बॉय की फॉर्म लेगा, और एक्स स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया एग को, तो वो
बेबी गर्ल की फॉर्म लेगा। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ मेल्स के अंदर डाइट प्रॉब्लम्स की वजह से जो है इस तरह डाइट प्रॉब्लम्स हो गई, आपकी एडिक्शन प्रॉब्लम्स हो गई, उनकी वजह से आपके स्पर्म्स जो हैं वो थोड़े से स्लगिश हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये कि फिर जब वो स्लगिश स्पर्म जो हैं वो बेबी कैसे बॉर्न कर देते हैं। फीमेल की जो वजाइना की पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है? वजाइना यानी रहम, बच्चेदानी, उसकी पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होती है और एक्स स्पर्म जो है वो एसिडिक पीएच के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जब स्लगिश स्पर्म्स होते हैं, वाई स्लगिश है, एक्स भी स्लगिश है, लेकिन जब वो वजाइना में एंटर होता है और वहाँ उसको एसिडिक पीएच मिलती है, तो वाई तो स्लगिश रह जाता है, लेकिन एक्स एक्टिव हो जाता है और एक्स फ़ौरन जाके जो है वो जो एक्स वाला ओवम है, उसको फर्टिलाइज़ कर देता है और जो है आउटकम जो है वो बेबी गर्ल होती है। अब कुछ ये 99% केसेस के अंदर फॉल्ट पे मेल होता है कि वो लेकिन जिसको कहते हैं ना इगोइस्टिक जो हमारा मुआशरा है कि भाई हम क्यों टेस्ट करवाएं, हम में तो कोई कमी नहीं है, हमारी तो इरेक्शन बिल्कुल ठीक होती है, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। भाई आप कुछ भी कर देते हो, लेकिन आपका अंदर जो फिजियोलॉजी चल रही है वो स्लगिश है। तो स्पर्म एनालिसिस करवाना कोई गलत बात नहीं है। उससे शायद उस बच्ची की, उस लड़की की ज़िंदगी बच जाए, जो उसको बाद में फ्यूचर में पूरी ज़िंदगी ताने सुनने को मिलेंगे। अच्छा, ये तो हो गई मेल्स की बात कि 99% केसेस जो जेंडर आइडेंटिटी करवाते हैं, आइडेंटिफ़ाई करवाते हैं, वो मेल्स होते हैं। अब बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ फीमेल्स की वेजाइना की जो एसिडिटी होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो उसमें फिर ये होता है कि वाई स्पर्म जो है वो अगर रैपिड भी हो, लेकिन वो जैसे ही वेजाइना में एंटर होता है वो स्लगिश हो जाता है। और ये बात जो है यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, मेरे बहुत सीनियर मेरे उस्ताद अ अल्लाह ताला उनके उनको लंबी उम्र दे और डॉक्टर काशिफ़ रिज़वी ने मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन की कि हर दफ़ा मेल नहीं होता, मोस्टली मेल होता है, बट समटाइम्स फीमेल्स की वेजाइना की एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो स्पर्म्स एक्स वाई स्पर्म्स जब एंटर होते हैं, तो वाई स्पर्म्स तो स्लगिश होने की बजाय वो इमोटाइल हो जाते हैं वहाँ पे जाके और एक्स स्पर्म्स जो हैं वो जाके फर्टिलाइज़ कर देते हैं एग को। तो उसमें फीमेल के अंदर गर्ल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन। बट मोस्टली जो एक मसला होता है वो होता है मेल्स की तरफ से, क्योंकि एक्स वाई मेल के पास है, फीमेल्स के पास एक्स एक्स ही है, ठीक है? मेल से एक्स आएगा तो फीमेल के जो है ऑफस्प्रिंग वो गर्ल होगी, मेल से वाई आएगा तो ऑफस्प्रिंग बॉय होगा। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पर्म एनालिसिस शादी से पहले फीमेल का वेजाइनल स्मीयर, मेल का स्पर्म एनालिसिस ये करवाना कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये आपके अच्छे फ्यूचर की एक समझ लें, एक अच्छे फ्यूचर का उम, अ, आइडिया है कि अ, हम हमारी फ्यूचर लाइफ कैसी होने वाली है। कि अगर जो है मेल के स्पर्म्स जो हैं वो स्लगिश हैं और बेटियों पे बेटियां हो रही हैं और सास जो कह रही है ये क्या ब्याह के लेके आए, बेटियों पे बेटियां पैदा किए जा रही है, बेटा तो हो नहीं रहा, तो इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है। सिर्फ ये सोचने वाली बात है, मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था कि ये सोचने वाली बात है कि उस बच्ची का क्या कसूर है उसमें, जबकि आपके अपने बेटे के अंदर खराबी है। तो काइंडली हो सके तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट
बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और ये एक टाबू है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते ओपनली, बट आई ट्राइड कि मैं कुछ हद तक समझा सकूं, यहाँ तक कि यू वोंट बिलीव वन ऑफ माय फैमिली मेम्बर शी ऑल्सो सेड कि ये टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं होते, बट क्यों? वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडीज़ के अंदर अगर ये सिस्टम्स हैं तो क्यों हैं? इनका कोई मकसद है, हमें इन सिस्टम्स को समझना चाहिए। तो इसी के साथ जो है वीडियो एंड करते हैं। और काइंडली 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 अपने विजाइनल स्मीयर करवाते हुए या शादी से पहले स्पर्म एनालिसिस करवाते हुए बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे आप सांस लेते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप एक्सक्रीशन करते हैं, स्टूल पास करते हैं, इसी तरह आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपकी बॉडी का पार्ट है और एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि मैं मेल रिप्रोडक्टिव एनाटमी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सॉरी, वो जो है वो अभी नहीं हो सका पॉसिबल, लेकिन सून जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि स्पर्मोजेनेसिस कैसे होती है, स्पर्म्स किस तरह बनते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि स्पर्म एनालिसिस की एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, कि उसके अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और अपने इर्द-गिर्द वाले लोगों का ख़्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने मैसेज आपको दिया है, जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों को समझाने की कोशिश करें, ताकि एक खुशहाल मुआशरा पैदा हो सके। और ये जो एक टाबू है कि भई औरत ही एक क्या कहते हैं उसको, शी इज़ द विक्टिम, या शी इज़ द कल्प्रिट, सॉरी, शी इज़ द कल्प्रिट एंड मेल इज़ द विक्टिम, कि भाई बेचारा वो तो पूरी कोशिश कर रहा है, वही बच्चियाँ पैदा किए जा रही है। तो उस चीज़ को हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें कि फीमेल इज़ नॉट always always the culprit, 99% द कल्प्रिट इज मेल। और जो है फीमेल बेचारी विक्टिमाइज हो जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और मार्च होते रहते हैं और ये और वो, तो वो ये सब बेकार की बातें हैं। औरत मार्च का भी कोई उसका टॉपिक कहीं और चला जाएगा। अगर ऐसा ही होता या जेंडर इक्वलिटी होती या ये होता वो होता, तो जो पार्ट्स अल्लाह ताला ने मेल में डाले हैं वही पार्ट्स फीमेल में डाले होते। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी जो है, मेल के बगैर फीमेल कुछ नहीं है और फीमेल के बगैर मेल कुछ नहीं है। तो दैट्स द पंच लाइन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।